हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 की, जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है विद्युत आवेश को। आखिर विद्युत आवेश क्या होता है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। इसको हम लिखते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश कहलाता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है जो विद्युत आवेश होता है वो एक अदिश राशि होती है और इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम देखते हैं धारा के पदों में विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को देखते हैं धारा के पदों में। धारा के पदों में जो विद्युत आवेश होता है वो किस प्रकार होता है? किसी चालक का विद्युत आवेश, किसी चालक का विद्युत आवेश चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा जितने समय तक धारा बहेगी, समय धारा के बहने का समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। धारा के पदों में आवेश होता है किसी चालक का आवेश किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा धारा के प्रवाहित होने के समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यदि किसी चालक का आवेश Q हो, यदि किसी चालक का आवेश Q हो और उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I हो और ये धारा I t समय तक जो है प्रवाहित की जाए, तब इस प्रकार जो हमारे पास आवेश आएगा वो होगा Q बराबर IT। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। चलिए हम आवेश के मात्रक की बात करते हैं। आवेश का मात्रक आवेश के दो मात्रक होते हैं। पहला नंबर 1 होता है कूलाम, जो कि एक छोटा मात्रक है, और नंबर 2 होता है फैराड, जो कि बड़ा मात्रक होता है। और कूलाम को हम प्रदर्शित करते हैं C से और फैराड को प्रदर्शित करते हैं F से। और जो हमारा ये फैराड होता है, एक फैराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है।
1 फैराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। तो चलिए, आप सभी ने देखा विद्युत आवेश को और धारा के पदों में और आवेश के मात्रक को। अब हम बात करने वाले हैं आवेश के गुणों की। तो चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं आवेश के गुणों को। आवेश के गुणों को लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आवेश की बीमा के बारे में। आवेश की जो बीमा होती है, आवेश की बीमा होती है AT। और ये AT किस प्रकार आता है, हमारे पास सूत्र होता है Q = IT। यहाँ पर आवेश की जो बीमा जब हम निकालेंगे Q की बीमा, तो हमारे पास सबसे पहले I की बीमा, और I की बीमा होती है A, और T की बीमा होती है T। इस प्रकार Q की बीमा हमारे पास आती है AT। चलिए, अब हम देखते हैं आवेश के गुणों को। आवेश का जो आवेश की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि यह किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। आवेश किसी भी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। नंबर 2, दूसरा आवेश का गुण है धारा पर प्रभाव। धारा पर प्रभाव, जो आवेश है उस पर धारा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवेश बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है। यदि हम आवेश बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और यदि हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो आवेश का मान बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे आवेश बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ की। जो आवेश की तीसरी प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, आवेश का संयोजन। अब हमारे पास कोई निकाय है जिसमें बहुत ही आवेश हैं, अनेक आवेश हैं। ये कोई निकाय है हमारे पास, और इसमें हमारे पास आवेश हैं Q1 - Q2 + Q3 - Q4 + Q5 - Q6। इस प्रकार से जो हमारे पास आवेश हैं वो अनेक आवेश हैं। और आवेशों का जो संयोजन होता है वह जो कुल आवेश होगा हमारा इन सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। मैं इसको लिखता हूँ। इसको हम आवेशों का योज्यता नियम भी बोलते हैं। इसको आवेशों का योज्यता नियम भी कहते हैं। किसी निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के योग को कुल आवेश कहते हैं। और जो आवेशों का संयोजन है इसे हम आवेश का योज्यता नियम भी कहते हैं। आवेशों का योज्यता नियम भी कहते हैं। तो चलिए,
मैं बताता हूँ कि आवेश का जो संयोजन होता है किस प्रकार से होता है। कोई निकाय है जिसमें बहुत से आवेश हैं, और यदि हम इन सभी आवेशों को का योग कर दें, इन सभी आवेशों को जोड़ दें, तो जो इनका हमारे पास परिणाम आएगा वो कुल आवेश के बराबर होगा, और इस नियम को हम आवेशों का योज्यता नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं नंबर 4, जो हमारा आवेश की नंबर 4 प्रॉपर्टीज होती है वो है आवेशों का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसी को ही आवेश का संरक्षण कहते हैं। आवेश का संरक्षण, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम आवेश का एक और गुण देखते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। नंबर 5 जो प्रॉपर्टीज है आवेश की वो है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार यदि हम देखें तो जो हमारा आवेश होता है उसका मान कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि आवेश कभी भी जो है दशमलव संख्या में नहीं हो सकता, हमेशा जो आवेश होगा वह पूर्णांक में होना चाहिए। इसको मैं लिख देता हूँ, आवेश का मान हमेशा, आवेश का मान हमेशा मूल आवेश का, जो हमारे पास मूल आवेश होता है E, इसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज होता है। आवेश का जो मान होगा हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये पूर्ण गुणज किस प्रकार से होता है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास आवेश है, आवेश का मान हमारे पास हमें कभी भी होना चाहिए तो 2e हो सकता है। आवेश हमारे पास माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये E जो है मूल आवेश है। और E का मान, Q का मान हम चाहें तो हमारे पास हो सकता है माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन 5e, Q का मान हो सकता है प्लस 5e, यानी Q का कुछ भी मान हो सकता है लेकिन वो पूर्ण गुणज होना चाहिए, भले ही वो माइनस का हो या प्लस का। आवेश का मान हमेशा पूर्ण गुणज होना चाहिए, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक। लेकिन जो आवेश Q है वो 0.5e कभी भी नहीं हो सकता, ये पूर्ण गुणज नहीं है क्योंकि ये दशमलव संख्या है। और ना ही कभी भी हमारा जो आवेश का मान होगा 1.2e माइनस का 1.2 इस प्रकार से भी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब यही है कि आवेश हमेशा कभी भी दशमलव संख्या का पूर्ण गुणज नहीं होगा, जो मूल आवेश होगा उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, ना कि दशमलव संख्या का गुणज। इसी को ही हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो हमने देखा आवेश के गुणों को। अब हम चलते हैं कूलाम के नियम की ओर। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। कूलाम के नियम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको आवेशों के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश और ऋणावेश। धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और नंबर 2 होता है
ऋण आवेश, इसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का हो सकता है, धनावेश और ऋण आवेश। चलिए अब हम बढ़ते हैं कूलाम के नियम की ओर। कूलाम का नियम, अब हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम? हम दो छोटे छोटे बिंदु साइज के आवेश लेंगे Q1 व Q2 और इनको एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात में रखेंगे। हमारे पास दो आवेश हैं Q1 व Q2 जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं और इनको निर्वात में रखा गया है। मैं इसको लिख देता हूँ। माना Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं। दो आवेश हैं Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है और इनको निर्वात में रखा गया है। तब जो इन पर कार्य करने वाला बल होगा वह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। दोनों आवेशों पर जो कार्य करने वाला बल होगा वह आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तब आवेशों पर कार्य करने वाला बल, आवेशों पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तब आवेशों पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। और मैं आपको बता देता हूं कि आकर्षण बल कब होगा, जब हमारे पास आवेश दोनों धनावेश होंगे। जब दोनों धनावेश होते हैं तब होता है प्रतिकर्षण, और जब हमारे पास एक होगा धनावेश और एक होगा ऋणावेश तब होगा दोनों में आकर्षण। तब इनके बीच जो बल लगेगा तब आकर्षण बल लगेगा। और जब हमारे पास दोनों माइनस यानी ऋणावेश होंगे तब भी इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय मतलब एक ही तरह के आवेश, जो सजातीय आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल तथा जो विपरीत आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बल कार्य कर रहा है वह आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो ये, तब दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, नंबर एक, यह बल अनुकिरमानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। नंबर दो, यह बल व्युत्क्रमानुपाती होता है जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r के वर्ग के। अब हम इन दोनों नियमों को मिलाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो F है इसकी जगह हम रखेंगे K। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आता है K और ये होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो ये K है इसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत नियतांक। जहाँ पर K स्थिर वैद्युत नियतांक है और इसका जो मान होता है वो होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। के एक नियतांक है जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं और इसका मान होता है 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चलिए अब हम जो के है इसकी जगह रखते हैं F बराबर, जब हम F की जगह के की जगह रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। यहाँ पर हमने के का मान रख दिया है और या हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको भी यहीं भी छोड़ सकते हैं और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और Q1 × Q2/R²। इसी को ही हम कहते हैं कूलाम का नियम। चलिए अब ये जो हमारे पास ε0 है, जहाँ ε0 जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जहाँ ε0 है उसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। हम इसी वैद्युतशीलता के बारे में, इसके मात्रक, इसके बीमा और इसके मान के बारे में हम अब जो है अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता का मान। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो हमारे पास 1/4πε0 था, इसका जो मान था वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसी की सहायता से हम ε0 का जो है मान निकालेंगे। तो हमारे पास जो ε0 है इसको हम भेजेंगे मल्टीप्लाई में ε0 × 9 × 10⁹ और ये हमारे पास बचेगा 1/4π। मैंने ε0 को इधर भेज दिया तो हमारे पास जो ε0 × 9 × 10⁻⁴ आया 9 और बराबर 1/4π। अब मैं इस ε0 को अब मैं इस 4π को ले आता हूँ इधर और ε0 को भेज देता हूँ 4π की जगह, या इसको ही मैं 9 × 10⁹ को ही मैं इसके बटे में भेज देता हूँ। तो हमारे पास ε0 आएगा 1/4π इंटू ये 9 × 10⁻⁻ के 9 आ जाएगा इसके बटे में। और अब जब हम पाई का मान, यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 और जब हम पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखेंगे और इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो ε0 का मान आएगा वो आएगा 8.854 × 10⁻⁻12। और ε0 का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 का जो मान है, ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने ε0 का मान निकाल लिया। अब हम देखते हैं ε0 के मात्रक को। ε0 का मात्रक की जो ε0 का मात्रक होता है वो किस प्रकार से जो है होता है, आप सभी जानते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है F = 1/4π ε0 Q1 × Q2/R²। कूलाम के नियम की सहायता से ही हम ε0 का मात्रक निकालेंगे। तो ε0 को इधर को भेजेंगे तो F इसके जगह आ जाएगा, ε0 की जगह F हो जाएगा और F की जगह ε0 रख देंगे हम। तो हमारे पास आएगा ε0 = 1/4π। अब हमने ε0 को F की जगह रखा और ε0 की जगह अब हम F को भेज देंगे तो ये हो जाएगा इंटू F और Q1 × Q2/R²। और यहाँ से जब हम ε0 का मात्रक जब हम निकालेंगे तो हमको पता है कि ये जो 1/4π है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। हमारे पास जो F है इसका मात्रक होगा बल और बल का मात्रक होता है 1/, बल का मात्रक होगा न्यूटन
इंटू Q1 इंटू Q2। कुलाम जो आवेश है उसका मात्रक होता है कुलाम। यहाँ पर कुलाम आवेश 2 बार है तो इसलिए कुलाम को भी हम लिखेंगे 2 बार, कुलाम इंटू कुलाम, और अपॉन आर जो है दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पर आर का वर्ग है तो यहाँ पर मीटर का हो जाएगा स्क्वायर। चलिए मैं देखता हूँ कि ये आपको स्पष्ट दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक हम निकाल रहे हैं। तो हमारे पास जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक आएगा वो हुआ कुलाम और कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर वटे यानी प्रति न्यूटन और मीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक आया वो आया कुलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुलाम को हम प्रदर्शित करते हैं C से, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन को N से और मीटर स्क्वायर, मीटर को हम डिनोट करते हैं M से। तो अभी हमने देखा था कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो था, हमने मात्रक लिखा था एप्सिलॉन नोट का और हमने इसको सिद्ध भी कर लिया। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नोट की बीमा, कि एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होती है। एप्सिलॉन नोट की बीमा, एप्सिलॉन नोट की बीमा निकालने के लिए फिर से हमको लेना होगा कुलाम के नियम को, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर से हम इसका जो है एक्सचेंज करेंगे, एप्सिलॉन नोट की जगह हम भेजेंगे F को और F को भेजेंगे एप्सिलॉन नोट की जगह। तो F यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट की जब हम बीमा निकालेंगे तो हमें 1/4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी बीमा भी नहीं होगी। ऐसी बल है हमारे पास, बल की बीमा होती है ml2 और T-2 ml जो हमारा बल होता है, बल की बीमा होती है ml_T-2 इंटू आवेश की अभी मैंने आपको पिछले जो कुलाम का नियम जब हमने आवेश को डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि कुलाम की जो बीमा होती है वो होती है AT, और हमारे पास जो आवेश है 2 बार, इसलिए इसकी बीमा होगी AT अपॉन जो हमारा दूरी होती है, दूरी की बीमा होती है L, और यहाँ पर L का वर्ग है, R का वर्ग है तो यहाँ पर L का भी हो जाएगा स्क्वायर। और एप्सिलॉन नोट की जो बीमा आएगी हमारे पास वो होगी AT और AT मिलकर बन जाएगा A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर अपॉन ये जो हमारे पास है M ऐसे ही रहेगा, L और L स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा और T की घात -2। अब हम इसको भेज देंगे ऊपर, तो एप्सिलॉन नोट की जो बीमा हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी A स्क्वायर T स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, M जाएगा इन्वर्स में, M को ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगी घात, और ऐसी प्रकार L को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी भी घात -3 हो जाएगी, और T जो हमारे पास -2 है इसको लेके जाएंगे तो +2। अब इसको हम व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे M इनवर्स L-3 और T 2 और 2 हमारे पास मिलके बनेगा T4 और A2। ये होती है हमारे एप्सिलॉन नोट की बीमा। तो चलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया आवेश को, कुलाम के नियम को और एप्सिलॉन नोट की बीमा को। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।